वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने अपने साइंस सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूँ उसका क्लास लेके आऊँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ किस टाइप्स के आप लोग को पूरे पीडीएफ में मैं सेव किया हूँ। ये सारे जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं सभी क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करूंगा। और ये फ्रेंड्स, आप लोगों का कुल क्वेश्चन जो है 50 होने वाला है। और ये 50 का मैं जब सॉल्यूशन दूंगा तो आप लोग का जो आंसर मिलेगा 50 का 3 गुना, यानी कि फ्रेंड लगभग 450 गुना, 450 तक क्वेश्चन मैं आप लोग को आंसर के साथ दूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैच का क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो यानी फ्रेंड्स, आप लोग को मिलान करना है कौन सा किसका ऐसे मात्रक है। सबसे पहले बात करते हैं उच्च वेग का। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा उच्च वेग का ऐसे मात्रक होता है मैक होता है। क्या होता है? ये मैक होता है। तो उच्च वेग का हो जाएगा मैक हो जाएगा। वही बात करते हैं तरंगदैर्ध्य का। तो तरंगदैर्ध्य का जो ऐसे मात्रा होता है एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग ये भी याद करिए तरंगदैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं और हम लोग इसका ऐसा यूनिट मीटर भी लिखते हैं। क्लियर है? और बात करते हैं तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं। किसी किसी दो लगातार संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी, या फिर किसी दो लगातार सुरंग और गर्त के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। वही बात करते हैं दाब का। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले दाब को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। और फ्रेंड, दाब हम लोग को दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स पर मीटर, फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब देख, इसका ऐसा यूनिट निकालें। सबसे पहले फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यही हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। और एक पास्कल इजकल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का ऐसे मात्रा होता है जूल होता है। क्या होता है? ये जूल होता है। और एक जूल इजकल होता है 4.2 कैलोरी एनर्जी होता है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, अगर इसका राइट आंसर देखा है तो ए का 1, बी का बी, सी का 3 और डी का 4 है। तो राइट आंसर देखा तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन एक असुमेलित है, यानी फ्रेंड्स कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग को बोल रहा। तो चलिए आप लोग को मैं कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा है डेसिबल। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा ध्वनि की प्रबलता का जो ऐसे मात्रक होता है वह डेसिबल होता है, जो कि राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं डेसिबल प्रबलता होता क्या। तो फ्रेंड्स, प्रबलता को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्डनेस। क्या बोलते हैं? लॉर्डनेस। कभी कभी किसी का आवाज अगर तेजी से सुनाई देता है, किसी का आवाज कम से सुनाई देता है। या फिर फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्पीकर के सामने जाएगा तो आप लोग को तेजी से सुनाई देगा और दूर में रहे तो कम सुनाई देगा। तो फ्रेंड्स, आवाज का तेजी से होना ही लॉर्डनेस कहलाता है। क्लियर है? और उसी का इकाई होता है डेसिबल। बात करते हैं अश्व शक्ति का। तो अश्व शक्ति जो होता है वह शक्ति का इकाई होता है। शक्ति का क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। वही फ्रेंड, समुद्री मील का जो ऐसा समुद्री जो मील होता है वह नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है। और सेल्सियस जो होता है वह तापमान का ऐसा मात्रक होता है। तो तापमान का ऐसा मात्रक होता है सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे देख रहा उष्मा की इकाई, तो ये गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सेल्सियस की वैल्यू का। तो फ्रेंड्स, सेल्सियस का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आप लोग का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे यंग मॉडुलस, तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक जो होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं। और ऐसे ही को हम लोग बोलते हैं पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए, इससे हम लोग के जी, देखिए मैं लिख देता हूँ, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है? और बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का, या फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, या फिर बल्क प्रत्यास्थता का। यानी कि ये सारी चीज़ का जो ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड्स, आप लोग का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है। तो सबसे पहले याद रखिए, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। यानी कि दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। देखिए मैं आप लोगों को समझाता, अगर आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए मान लीजिए बी है, आपका ये ए है। ठीक है? अब देखिए दोनों के बीच एंगल बना थीटा। क्या बना है? थीटा। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा आर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस होता है ए बी कॉस थीटा। प्लस क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। और आप लोग को इसी फार्मूला का यूज करते हुए बनाना है। सबसे पहले आप लोग ए का वैल्यू आप लोग को यूज करना पड़ेगा 0। क्लियर है? और वही बात करना पड़ता है बी का। तो बी का वैल्यू -1 के रूप में आप लोग को यूज करना है। तो इसके लिहाज से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 का स्क्वायर आप लोग को 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 0 को 1 से गुना किया तो 0 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका कभी एक नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं शून्य नहीं हो सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा, जब किसी सबसे पहले आप लोग को फ्रेंड्स सबसे पहले संवेग को जाना पड़े। देखिए संवेग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम। तो फ्रेंड्स ये देखिए मास और वेलोसिटी के गुणनफल होता है। तो मास का इसका मतलब क्या होता है, केजी होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसका संवेग क्या होगा, दुगना हो जाए। इसका संवेग क्या होगा, दुगना हो जाए, और गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों के बीच में इसका सिद्ध कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी होता है। क्या होता है ये, एम बी होता है। उसी प्रकार देखिए जब वेग को दुगना करते हैं, अगर आप लोग वेग को दुगना करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2m भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी को डबल टाइम्स कर रहे हैं। क्लियर है। उसी पर देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी के ई का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, तो हाफ एम बी स्क्वायर मैं कर दिया हूँ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वेग को भी दुगना करना, तो हाफ कर दिया हूँ। अब देखिए एम रहने दिया हूँ, वेग यानी कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना लिखे, 4 भी स्क्वायर। अब इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स अगर देखिएगा तो ये क्या हो गया, 4 गुना के ही हो जाएगा। क्या होगा, 4 गुना के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिखता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाती है तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। क्या होगा, इसका कोणीय वेग क्या होगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, दिखता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे पकड़ता है ताकि बॉल विरामावस्था में आ सके, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन में आ सके। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, कंडीशन आवेग का यूज होता है। अब देखिए आवेग का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, आवेग का जो फॉर्मूला होता है बल गुना समय होता है। क्या होता है, ये बल गुना समय होता है। तो आप लोग इस फार्मूला का आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर पर उपस्थित, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, यानी कि भार उसका क्या होता है, घट जाता है। देखिए मैं ले देता हूँ, इसका भार क्या होता है, घट जाता है। वही द्रव्यमान अपवर्ती रहता है, यानी द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी द्रव्यमान अपवर्ती रहता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, यानी कि द्रव्यमान अपवर्ती रहता है और भार क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो बल गुणनफल होता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले बल का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो एफ बराबर क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एम ए होता है। तो देखिए एम क्या होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान, और ए से होता है एक्सेलरेशन होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो बल होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान का ऐसे गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कार्य का फॉर्मूला हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं बल गुना विस्थापन लिखते हैं, यानी या फिर आप लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे बल तो रहनी थी, लेकिन अगर कोई कहीं पे खड़ा था तो वहाँ विस्थापन क्या चेंजिंग नहीं होता, तो जीरो होगा। तो किसी संख्या को जीरो से गुना कीजिए, क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका शून्य जूल होगा। क्या होगा, शून्य जूल होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि आयतन 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक कंडीशन पढ़ाता हूँ जो आप लोग के लिए बताता हूँ। जब भी देखिए आप लोग भी लिखने सीखे, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस, फिर आप लोग यहाँ पे लिखिए 9 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन लिखिए। देखिए सबसे पहले जल के आयतन में क्या परिवर्तन, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर देखिए कंसेप्ट को याद रखिएगा, जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है तो उसका आयतन में कमी आती है, वही 4 से लेकर 9 में जाती है तो वह वृद्धि होती है। तो जल के आयतन पे क्या परिवर्तन होगा यदि आयतन 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए याद रखिए, सबसे पहले घटता है। देखिए मैं आप लोग को बताया सबसे पहले क्या होता है, ये सबसे पहले आयतन घटता है, उसके बाद क्या होता है, ये बढ़ता है, बाद में बढ़ता है। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए दाब बढ़ने से वेग क्या होता है, घटता है। देखिए आप लोग को एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, पीवी का क्या होता है, NRT होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम होता है। इसके लिहाज से आप लोग को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तीन समान पत्र ए, बी और सी है जो कि क्रमशः जल, पारा, मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियों लगी है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे खोली जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये जो डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव या फिर सैन्यता पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव यहाँ पे किसका होता है, पारा का होता है। सबसे पहले पारा खुलेगा, उसके बाद क्या होगा, पानी होगा, फिर क्या होगा आप लोग का, मिट्टी का तेल होगा। तो आप लोग ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि पृष्ठ तनाव ताप के बढ़ने से घटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी पात्र नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी पिंड का भार ध्रुवों, अंटार्कटिक या आर्कटिक पर सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारहीनता होती है, देखिए भारहीनता क्या होता है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। क्लियर है। अब देखिए किसी भी जगह पर 100% निर्वात उत्पन्न करना संभव नहीं है, इसलिए 100% भारहीनता भी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है। पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि। देखिए अगर आप लोग देखे होंगे, अपने देखे होंगे, तो पानी के ऊपर तेल फैल जाता है। इसके पीछे इसका रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि सबसे अधिक इलास्टिसिटी किसका होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले सबसे अधिक जो इलास्टिसिटी होता है वो स्टील का होता है। किसका होता है, ये स्टील का होता है, इसलिए स्टील को अस्थायी चुंबक भी कहा जाता है। क्लियर है। तो जो सबसे अधिक फैलता है वह प्रत्यास्थ, देखिए स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है, जो सबसे अधिक फैलता है उसकी प्रत्यास्थता सबसे कम, और सबसे सबसे कम फैलता है उसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए, जो सबसे अधिक फैलता है उसकी प्रत्यास्थता सबसे कम होती है, और जो सबसे कम फैलता है उसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। अब प्रत्यास्थता या ध्वनि का वेग जो होता है, सबसे पहले याद है सबसे ज़्यादा जो होता है वह ठोस का होता है। किसका होता है, ये ठोस का होता है, फिर द्रव्य का होता है, फिर गैस का होता है। ये असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इसे याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ठोस का, फिर द्रव्य का, फिर गैस का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा इसके बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ये बी होगा, केसिकी अभिक्रिया के कारण होता है। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते होंगे, जड़ से जो जल जाता है, जड़ से जो जल जाता है पूरे पेड़ पौधे में, वह केसिकी अभिक्रिया की वजह से ही जाता है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्यों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता है, जिसको दूरी तय करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई हुई गेंद क्या होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसकी कक्ष में घूमती रहेगी। क्या होगी, ये घूमती रहेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन की मूव ऑन कर चुके। देखिए क्या लिख रहा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्यों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखिए पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। और इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद करिए। देखिए दाब का फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ, दाब इक्वल टू जो लिख सकते हैं आप लोग बल बटा क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यानी फोर्स पर एरिया या फिर बल पर क्षेत्रफल, आप लोग इसे अच्छा से लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आप लोग कपूर को जलाते हैं, नेपथलीन को जलाते हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड को जलाते हैं, तो डायरेक्टली गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहते क्या कहलाता है। तो वैसा ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। त्रिक बिंदु का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन, ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होते हैं। तो देखिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव घट जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी पानी में नमक बढ़ाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड? बढ़ता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। क्लियर है? और इसका जमाव बिंदु भी घटता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए अशुद्धि मिलाने से द्रव में क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है। देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो मैं आप लोग हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, भाप। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भाप। भाप के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, बोलोमीटर एक यंत्र जो मापता है। तो मैं आप लोग को हमेशा डिस्कस करता हूँ फ्रेंड, बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो उसमें विकिरण को मापता है। तो राइट आंसर होगा उसमें विकिरण हो जाएगा, उसमें विकिरण हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल स्केल या फिर ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को भी जस्ट में बताया था ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अधिकांश जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका सभी दिशाओं में प्रसार होता है जिससे दूसरे आयतन में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए चांदी का उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को हमेशा बताते रहता हूँ, चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम कर सकता नहीं होती है। तो फ्रेंड जिसमें माध्यम कर सकता नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तब उसका तापमान क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जब भी झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? ये बढ़ जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को होपफुली पता होगा। देखिए सेल्सियस के जो वैल्यू निकालता है सी जीरो से लेते हैं, फिर 100 में जीरो करेगा तो जीरो आएगा। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट का अगर लेते हैं तो देखिए इसमें किसका बोल रहा है? सेल्सियस का ना। हाँ तो फ़ारेनहाइट का अगर लिखे तो एफ माइनस वाले 32 लेते हैं, फिर 212 में से 32 को घटाएंगे तो 180 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे फोकस करते हैं तो फ़ारेनहाइट देखिए यहाँ पे सी बाय 100 कर दिया या फिर 5 कर देता हूँ। फ़ारेनहाइट का वैल्यू 212 दिया है तो 212 में से अगर आप लोग 32 को घटाते हैं तो 180 आएगा। और नीचे भी आप लोग को 180, इसे आप लोग कैंसिल कीजिए, क्या आ गया? सी का टू 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 100 है ना तो 100 ही रहेगा। क्या रहेगा? ये 100 में कैंसिल नहीं किया था। तो डायरेक्टली वे में इसका राइट आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी के व्यवहार किया जाता है क्योंकि। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी के व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ध्वनि तरंगे प्रवर्तन के कारण। देखिए ध्वनि तरंगे प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखिए एक होता है विवर्तन। तो विवर्तन इसके कारण ही बंद कमरे में बात करे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते लेकिन देख नहीं सकते हैं। यदि एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, लड़कियों का आवाज़, मच्छरों की भनभनाहट, बच्चे का रोना आदि का तारत्व अधिक होता है और लड़कों का आवाज़, मेढकों का टटराना, सिंह का गरजना आदि का तारत्व कम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर बी की वजह से हो गया। देखिए पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए विमान की चाल को ना मैक नंबर के द्वारा निकाला जाता है। विमान की चाल को मैक नंबर के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है? चलिए हम लोग आ चुके हैं
टू क्वेश्चन में किसी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होने चाहिए। तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो फ्रेंड्स लिख रहा है, समुद्र में स्थान पर ऊंचे ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े साइनर बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंचे जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों से किस गुण के कारण निर्मित होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका मेन जो रीजन है तो व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस की वजह से ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है जब तानसेन गाता है तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी है तो ध्वनि के किस गुण के कारण होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड ये जो होता है रेजोनेंस की वजह से, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद की वजह से। ठीक है, तो अनुनाद के कारण ही अमेरिका का ट्रिकोमा पुल भी गिर गया था, आप लोगों को पता होगा। यह अनुनाद के कारण ही सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिलाकर चलने नहीं दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र पर कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा जीभ के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा पिछला भाग। क्या होगा, पिछला भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो छोटी देखिए क्षुदांत की ग्रंथियाँ। तो क्षुदांत की ग्रंथियाँ किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती है। पाचक एंजाइम का जो स्राव करती है वो लीवर करती है, लाल ग्रंथि करती है, अग्नाशय करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और सी दोनों समाप्त होती है, क्योंकि दोनों विटामिन बी में विटामिन घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एस्कीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कीमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हाइपरमिया जो होता है रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और हीमोस्टैटिस रक्त के प्रवाह को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ यानी नहीं जमने वाला पदार्थ जो होता है वह हिपेरिन होता है। हिपेरिन की वजह से रक्त हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता। और हिपेरिन का जो स्राव होता है वह लीवर से होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ऑटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, ऑटू ग्रंथि, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत ग्रंथि होती है। क्लियर है। तो ये रहा आप लोग के बीच में आज का क्वेश्चन, और हम लोग को देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।